हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। स्वागत करता हूं अपने आपके ही यूट्यूब चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई द्वारा जारी किया गया सिंपल पेपर क्लास 10th का, जिसकी मार्किंग स्कीम सोल्यूशन या फिर आंसर की को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी आपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिया था और जस्ट अभी आपके सामने जो टर्म सेकेंड का एग्जाम होने वाला है वो पूरी तरह से सब्जेक्टिव होने वाला है। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर्स को किस तरह से देना है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। एक्चुअल में होता क्या है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स में कितना आंसर कहां पर देना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी होता क्या है कि हमसे क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है, हम जवाब कुछ और दे के चले आते हैं, या क्वेश्चन में कुछ और चीजें पूछी जाती हैं, उसके जवाब के बदले में हम बहुत कुछ लिख के चले आते हैं। तो एक्चुअल में किसी भी क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम कैसी होती है, उसमें कितने क्वेश्चन में से कितने मार्क्स मिलने वाले होते हैं, कौन से क्वेश्चन का कितना जवाब कितना लिखना है, कौन से क्वेश्चन को कितने अलग अलग पार्ट्स में तोड़ा गया है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके अनुसार कैसे आपको आंसर लिखना है, फाइनली इस वीडियो में हम एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट सीखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आज का वीडियो, सीखते हैं कुछ नया। तो फाइनली आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर है, जो सिंपल पेपर आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में आपने देखा भी होगा। तो क्वेश्चन पेपर का जो एक्चुअल पोजीशन था वो हमने डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पर मार्किंग स्कीम को खास तौर पर डिस्कस करने वाले हैं, और एक एक क्वेश्चन के आंसर्स को मैंने खुद कंपाइल करके बनाया हुआ है, तो मेरी मेहनत लगी हुई है, तो आपका फायदा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस के सिंपल पेपर की, जो कि टर्म 2 21-22 में आने वाला है। उसके लिए जो टाइम रिलेटेड है वो आपका 2 आवर्स है, चूंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है इसलिए, और मार्किंग वही रहने वाली है 40, और हमारा टारगेट है 40 आउट ऑफ 40। तो बने रहिए मेरे साथ, ताकि ये जो टारगेट हमने लिया है वो हमने अकेले नहीं लिया है, आपके लिए लिया है, और आपको 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मिले, हमारी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को हमने 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर ए की। तो सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, उसकी जो मार्किंग है वो कितने मार्क्स की है, 2 मार्क्स की है। तो सबसे पहली चीज तो ये स्पष्ट होनी चाहिए कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको पूरी तरह से अवॉइड कर दिया गया है। केवल 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चन फाइनली आपके सर टर्म 2 के पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द टेबल शोज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स। 4 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, पी, क्यू, आर, एस, और इनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसे हम देखेंगे 6 to 8। 8 मीन्स ये ऑक्सीजन है, 281 11 इट्स मीन्स दैट इज सोडियम, 287 17 इट्स मीन्स दैट इज क्लोरीन, एंड 288 18 दैट्स मीन्स आर्गन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट्स विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। आपको आइडेंटिफाई करना है कार्बन के साथ कौन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी कोवैलेंट फॉर्म करता है। आपको एग्जांपल में दे देता हूं, तो सॉरी, आपको एग्जांपल, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होता है, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर देते हैं, शेयरिंग कर देते हैं। दूसरा अगर हम बात करें सोडियम के साथ, सोडियम के साथ कभी नहीं बनाता, क्योंकि सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसलिए शेयरिंग नहीं होगी। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या कोवैलेंट बॉन्ड उसके साथ होता है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो सोडियम के साथ नहीं बनेगा। क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसकी वजह से कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन क्लोरीन के साथ 4 अलग अलग बॉन्ड बनाता है, जिससे कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर आपके 2 आंसर सही हो सकते हैं, एक आपका पी यानी ऑक्सीजन और दूसरा आर यानी क्लोरीन। जबकि सोडियम और आर्गन, आर्गन आपको पता है नोबल गैस है, किसी के साथ रिएक्ट करता है। अब फाइनली अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाइड द एलिमेंट, आपको एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है, विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विद कार्बन। तो नॉर्मल तौर पे होता क्या है कि स्टूडेंट जब क्वेश्चन पढ़ता है तो उसे देखता है, अच्छा ऑक्सीजन कोवैलेंट फॉर्म करता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन भी इसका आंसर है, इसलिए आपको आंसर में ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों लिखना है, यानी पी और आर दोनों लिखेंगे, तब जाके आपके आधे आधे नंबर के दोनों मार्क्स फाइनली 1 मार्क्स में कन्वर्ट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो सीखने और समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया तो उसका कंप्लीट आंसर आपको लिखना है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में आकर अधूरा आंसर लिख देंगे तो आपको अधूरे मार्क्स मिलेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में अपने ध्यान से देखा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सुटेबल आंसर।
कहता है कार्बन जो होता है वो बहुत ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है, अलग अलग एलिमेंट से रिएक्ट करता है, इसका रीजन क्या है? तो इसके दो रीजन, दो रीजन कौन कौन से हैं? इसके दो रीजन है, एक आपका कैटिनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। अब आपके पास दो रीजन है, अगर गलती से आपने इनमें से एक रीजन दिया तो आपको सिर्फ हाफ मार्क मिलेगा। यदि आप दोनों रीजन देते हैं, टेट्रावैलेंसी भी देते हैं और कैटिनेशन भी देते हैं, तब जाके आपके हाफ हाफ मार्क इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 मार्क्स में, और तब जाके आपका फाइनल जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो 2 मार्क्स जो कि इस क्वेश्चन के लिए अलॉटेड है वो आपको मिल जाएंगे। तो क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन के कितने टुकड़े हैं, उसके कितने आंसर हैं, और किस तरह से उनके आंसर्स को आपको कंपाइल करना है और किस तरह से कंप्लीट आंसर देना है, ये जब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तब जाके आपको फाइनल में जो हमने टारगेट दिया है 40 आउट ऑफ 40 वो आपको मिलेंगे। और अगर आप जल्दबाजी में करते हैं, बिना मार्किंग स्कीम देखे हुए, बिना ये डिसाइड किए हुए क्वेश्चन कैसा है, बिना समझे हुए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द डायग्राम बिलो शोज द पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आपके सामने पीरियोडिक टेबल बनी हुई है। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि जो अपर पार्ट है उसका दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एटम्स की, यहाँ पर 3 एटम्स दिए हुए हैं। एक आपका जेड दिया हुआ है, जेड को हम समझते हैं ये फ्लोरीन की सिचुएशन से, वाई आपका सल्फर है, और ये आपका कैल्शियम। क्वेश्चन क्या पूछता है कि विच एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो मैंने बताया था कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, हमेशा लूज करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम में 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये कभी भी कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा। जबकि फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से ये दोनों क्या करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो इसका जब आंसर लिखेंगे तो केवल फ्लोरीन फॉर्म करता है या केवल सल्फर फॉर्म करता है, तो दोनों के लिए आधे आधे नंबर मिलने वाले हैं। तो दोनों क्वेश्चंस आप लिखेंगे, आप वाई भी लिखेंगे, आप जेड भी लिखेंगे, तब जाके आपकी टोटल मार्किंग मिलेगी। अगर गलती से आपने 1 लिख दिया तो आपका आंसर अधूरा रहेगा और आपके मार्क्स भी अधूरे मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछता है कि बिटवीन द 2 एलिमेंट्स W एंड Z, W मीन्स दिस वन एंड Z मीन्स दिस वन, विच विल बी द बिगर एलिमेंट, यानी कौन सा एटम है बगड़ा होगा। तो सिंपल से आपको पता है कि यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो एटॉम के सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स वो इंक्रीज होते हैं, तो ऊपर से नीचे आने में एटॉमिक साइज बढ़ता है। आपको पता है कि ये आपका 3rd पीरियड में है, जबकि ये आपका 5th पीरियड में है। जो आपका Z है वो आपका 2nd पीरियड में है और ये 4th पीरियड में है, यानी उससे नीचे है, इसका मतलब जो नीचे वाला है W उसका साइज बड़ा होगा। तो आंसर भी है W इज बिगर। तो ये आपका हाफ मार्क्स का है, लेकिन अगर इसका रीजन आप बताओगे डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजेस, तो हाफ मार्क आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो इस तरह से इन सारे क्वेश्चंस के और इन मार्किंग स्कीम्स को देखकर हमें समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में फाइनल आंसर आपको लिखना क्या है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर मिस्टेक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। इसलिए ये अलग से वीडियो मुझे बनाने की जरूरत पड़ी ताकि बच्चे आसानी से समझ पाएं कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन के कितने अलग अलग पार्ट्स हैं, उन अलग अलग पार्ट्स को किस तरह से आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ट्रेस द पाथ ऑफ मेल जीमेट टेक्स अ फर्टिलाइज इन फीमेल जीमेट आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द पेनिस। कहता है कि पेनिस जो होता है वो आपका क्या होता है, मेल जीमेट होता है। उससे जब स्पर्म निकलता है तो किन किन पार्ट्स में होके आपका फीमेल जीमेट तक पहुंचता है, आपको क्या बताना है, आपको पाथ बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है मेल जीमेट जो स्पर्म होता है ट्रेवल्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव रिएक्ट आफ्टर बीइंग रिलीज द पाथ विच टेक्स द फर्टिलाइज द जीमेल जीमेट एग इज द फर्स्ट क्या है, वल्जिना है, सेकंड आपका यूट्रस है, और फोर्थ क्या है, फॉलिपियन है। तो ये तीनों चीजें जब आप बताओगे तो हाफ मार्क आपको यहाँ मिलेगा, हाफ मार्क आपको यहाँ मिलेगा और हाफ मार्क यहाँ मिलेगा, तब जाके इसका टोटल 1 1 2 इतना मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन कहता है स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन जायगोट। जायगोट में कितने सेट क्रोमोसोम होते हैं, तो 2 सेट्स होते हैं, तो हाफ मार्क आपका यहाँ मिलेगा, तब जाकर आपका टोटल 2 नंबर की मार्किंग मिलने वाली है। तो ये क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर्स है जो आपके सामने है वो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है और इस तरह से आपको आंसर देने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राजेश ऑब्जेक्ट अ पाथ थ्रू ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी वाश ऑन द स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। तो आपको पता है कि कभी ब्रेड पुराना हो जाता है, 2-3 दिन पुराना हो जाता है, तो उसके ऊपर एक ग्रीनिश कलर की एक लेयर आ जाती है या व्हाइट कलर की एक लेयर आ जाती है, जिसको हम फफूंद कहते हैं, स्पॉन्ज कहते हैं, तो वो जनरेट हो जाती है। उसका रीजन क्या है, तो आपको कहता है कि नेम द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल ब्रीड्स। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक तो आपसे पूछा गया है कि भैया आपका ऑर्गेनिज्म क्या है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और दूसरा बताना है कि स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो जब दोनों के आंसर देंगे तब आप यहाँ पर भी हाफ हाफ मार्किंग रहने वाली है।
तो ये चीज आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताना है, तो हाफ हाफ मार्क मार्क यहाँ पर भी। तो इस तरह से जब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा क्या जा रहा है, तब जाके आप उसके आंसर फाइनली दे पाएंगे। तो द ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन द स्टेल पीस इज ब्रेड ड्यू टू द ब्रेड मोल्ड, जिसका नाम है आपका राइजोपस। हाफ मार्क आपका यहाँ मिल गया। आगे बात करता है रिप्रोडक्शन का, तो स्पोर फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो ये हाफ मार्क मिल गया। और अगर हम बात करते हैं इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और इसका वेजिटेटिव पार्ट क्या है, तो जिसका हाइफेस है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो आपका इसका वेजिटेटिव पार्ट है, हाफ मार्क यहाँ मिलेगा। एंड द टिनी बॉल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, वो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जहां से आपकी हाफ मार्किंग मिलने वाली है। तो इस तरह क्वेश्चंस के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना और उसका एक्चुअल आंसर क्या है उसको आइडेंटिफाई करके लिखने से आपको फुल मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मस्टर्ड वाज ग्रोइंग इन 2 फील्ड्स ए एंड बी। मस्टर्ड मतलब सरसों। आपको पता है कि आपके पास सरसों 2 प्रकार के होते हैं। जो लोग गांव के हैं उनको आसानी से पता होगा कि 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्राउन कलर का होता है और एक येलो कलर का होता है। जो ब्राउन कलर का होता है उसको लाही, या जो येलो कलर का होता है उसको पीला कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के 2 होते हैं। तो आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया आपके पास 2 अलग अलग फील्ड हैं ए एंड बी, एक में आपका ब्राउन वाला बोया हुआ है, एक में आपका येलो वाला बोया हुआ है। ये आपका ऑब्जर्वेशन है। लेकिन ऑब्जर्वेशन कहता है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट फील्ड ए इज द ऑफर सोन ओनली द पेरेंटियल ट्रेट फॉर द कंजर्वेटिव जनरेशन, but in field B majority of the offspring shows the variation in the sponge। कहते हैं कि जब हम ए में देखते हैं तो वहां पर जो सीड्स मिलते हैं वो आपके पेरेंटियल सीड्स मिलते हैं, यानी जो ओरिजिनल में था वही है। बट बी वाले में आप देखेंगे तो वहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, या कह सकते हैं उसमें वेरिएशंस दिखाई देते हैं। उसका रीजन क्या है? तो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस फॉर दिस। इसका रीजन क्या है आपको बताना है। तो सिंपली है कि इन फील्ड ए द रीजन फॉर द पेरेंटियल ट्रेट इज कंजर्वेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से है, इसलिए 1 मार्क मिल गया। जबकि फील्ड बी में वेरिएशंस जो दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से 1 मार्क्स आपके यहां से मिले। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। इन द असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिव स्पीशीज इन ट्रेट एक्स exist in 5% of populations and trait Y is existed in 70% of the same population, and which of 2 trait is likely to have arisen earlier, give reasons। आपको रीजन भी बताना है। तो सिंपली कहता है कि ट्रेट Y which exists 70% जो कि लार्जर फ्रैक्शंस में अवेलेबल है टोटल पॉपुलेशंस का, and likely to have the ulcer because the asexual reproductions identical copies of DNA are produced and variations do not occur, that means it will get 1 marks also। Next point is saying that new trait comes in the population due to the sudden mutations and then are inherited 70% of the population with trait Y and likely to have been responsible that trait for a longer period than 5% of populations with trait X। तो यहाँ पर भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is saying that a simple motor is made in a school laboratory and a coil of wire is mounted on an axle between the poles of the horse magnet as listed। In the example above, coil ABCD is horizontal and the battery is connected as shown। तो नीचे आपके सामने फिगर है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आपके सामने एक बैटरी है और इस यहाँ पर आपके एक बैटरी है और इस बैटरी से एक कॉइल कनेक्टेड है जिसके आपका ABCD ऐसे 4 पोल्स हैं। यहाँ पर हॉर्स मैग्नेट है जिसका नॉर्थ और साउथ पोल आपके अलग अलग दिखाई गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि फॉर द पोजीशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन आर्म AB। आर्म AB का जो फोर्स कैसे लगेगा, वो नीचे की तरफ लगेगा, इसका मतलब ये डाउनवर्ड्स की ओर जाएगा। तो यहाँ से आपको 1 मार्क्स आपकी मार्किंग मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। बिकॉज BC इज इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन एज फील्ड लाइंस, force is minimum when the direction of current in the conductor is the same that the of magnetic field BC will be not contribute as the force on the part of the coil will be cancelled by the force of DA। तो ये आपका 1 मार्क्स यहां से मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करना और उसके अनुसार उसका आंसर। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और में दिया हुआ है अ सर्किट कंटेन्स अ बैटरी। एक सर्किट है, उसमें एक बैटरी है, वेरिएबल रजिस्टर्ड है, सोलेनॉइड्स है। इन फिगर शोज बिलो द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सोलेनॉइड। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या, पहले मैं आपको फिगर समझा देता हूँ। फिगर आपके सामने क्या है कि यहाँ पर आपके एक बैटरी है, एक रजिस्टर लगा हुआ और यहाँ पर एक कॉइल्स है और कॉइल को हमने बैटरी से कनेक्ट किया जिसकी वजह से ये बन गया है आपका
इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन गया है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पर जब हम करंट फ्लो करते हैं तो क्वेश्चंस क्या पूछा है? स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजंस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड्स आर स्ट्रॉन्गर। यानी आपको बताना है कि देखो सिंपल सी बात है कि मैग्नेट को किधर स्ट्रांग होगा किधर वीक होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पर ज्यादा होंगी तो आपको पता है यहाँ पर देखो बिल्कुल पास पास है, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल है, वहां पर मैग्नेटिक लाइंस के नंबर्स जो है बहुत पास पास होने की वजह से वहां पर ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी कहता है कि व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड्स व्हेन द करंट इज द सर्किट इज रिवर्स्ड। यदि हम करंट को हम रिवर्स कर देते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल है, यहाँ पर आपका साउथ पोल है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है। यदि हम करंट को उल्टा कर देंगे तो क्या चेंजेस आएंगे? तो सिंपल सा इनके जो पोल्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, यानी जहाँ पर साउथ पोल है वहां पर नॉर्थ पोल जाएगा और जहाँ पर नॉर्थ पोल है वहां पर साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विल बी आल्सो रिवर्स, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें वन बाय वन क्लियर करने हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस दिए हुए उनकी मार्किंग कितनी है? 3 मार्क्स की है। तो पहला लिखा हुआ है चूज एन एलिमेंट्स फ्रॉम पीरियड 3 ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शंस गिवन बिलो इन ईच इंस्टेंस एंड गिव रीजंस फॉर द चॉइस। आपको रीजन भी बताना है, आपको एलिमेंट का नाम भी बताना है, यानी आपके हाफ हाफ मार्क्स यहाँ पे हो गए। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 मार्क्स के हैं, रीजन भी बताना है, एलिमेंट भी बताना है, तो हाफ हाफ मार्क्स। ये आइडेंटिफाई होना जरूरी, क्योंकि आपको पता है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो 1 मार्क्स का ये हो गया, 1 मार्क्स का ये हो गया, 1 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद रीजन भी बताना है तो हाफ हाफ मार्क्स हो गया। जैसे पहले लिखा है इट हैज द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड से सिमिलर स्ट्रक्चर, तो आपको पता है डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो कार्बन के जस्ट नीचे कौन सा होता है? वो होता है सिलिकॉन, तो आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है। आगे लिखा है इट हैज सेम वैलेंसी एज लिथियम, लिथियम जैसे सेम वैलेंसी है, तो आपको पता है कि सोडियम लिथियम के जस्ट नीचे है, लिथियम की वैलेंसी 1 है तो सोडियम की वैलेंसी 1 है। आगे लिखा है इट हैज वेरिएबल वैलेंसी एंड द मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, तो ऑक्सीजन ऊपर होता है, उसकी जो फैमिली में आता है वो होता है सल्फर, सल्फर आपका होता है जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, जिसका रीजन ये है कि आपका SO2 एंड SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स फॉर्म करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। C4H8 के लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स। तो पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि भैया ये आइसोमर है क्या। तो आइसोमर क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल C4H8 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर इनकी स्ट्रक्चर एक से अधिक बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल फॉर्मूला बनाते हैं तो C4 1 2 3 एंड 4, 8 कितने हैं? H8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बन गया एक। अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 और यहाँ पर हमने कर दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपके पास देखो इस केमिकल फार्मूला इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, पर दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसोमर्स, यानी एक ही केमिकल फार्मूला हो लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बन जाए तो उसे हम बोलते हैं आइसोमर्स। अब कितने आइसोमर बनेंगे? तो देखो एक हमने यहाँ किया, अगले वाले में हम यहाँ पर डबल बॉन्ड कर सकते हैं, अगले वाले में हम यहाँ पर डबल बॉन्ड कर सकते हैं, तो इस तरह से आपके जो टोटल बनने वाले हैं आइसोमर्स वो कितने हो जाएंगे? 4। तो आइसोमर्स कितने हैं? 4 है, हाफ मार्क्स मिल गया। अब आपको बनाना इसका इलेक्ट्रॉन डॉट, किसका बनाना है? तो ये आपका ब्रांच्ड चेन है, तो आप इसको देख के बना सकते हैं। कैसे? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक ब्रांच्ड वाला कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इधर है, और यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, और सभी की सिंगल सिंगल बॉन्डिंग है। यहाँ पर सिर्फ डबल बॉन्डिंग है, तो जहाँ पर डबल बॉन्डिंग है उसको हम आसानी से डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आगे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर बी कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है देख लेते हैं। हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H12 आर होमोलॉगस। कैसे प्रूव करोगे कि भैया होमोलॉगस है? तो सिंपली है कि होमोलॉगस है, ये तो कंफर्म है, हाफ मार्क आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसका जो डिफिनीशन होता है वो ये होता है, जैसे C4H8 एंड C5H10,
इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंस है आपका CH2 का। देखेंगे यहाँ पर एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का, यानी CH2 का डिफरेंस है। तो जहाँ पर CH2 का डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। अगर हम बात करेंगे एटॉमिक मास का जो मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस है वो 14U का है, तो ये भी रीजन हो सकता है। सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल मतलब सभी सिंगल बॉन्डेड है, या सेम जनरल फार्मूला है। सेम जनरल फार्मूला इसलिए है क्योंकि इसका भी CnH2n होता है, तो दोनों का सेम फार्मूला है। तो ये 4 रीजन आपके सामने है, 4 में से कोई 2 रीजन दे दोगे तो आपकी 1 मार्किंग आराम से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी के। लिखा हुआ है और में क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कार्बन कंपाउंड ए हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 156 के एंड बॉइलिंग पॉइंट 351 के विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। कहते हैं आपके पास एक कंपाउंड है जिसको हम ए बोलते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 156 के है, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 केल्विन। आपके सामने केमिकल फार्मूला दिया हुआ है C2H6O, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा है, जबकि एक कंडीशन और दे रखी है कि इसको वाटर के किसी भी पोर्शन में मिलाते हैं तो सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज किया है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के, जबकि एक्चुअल में क्या है? C2H5OH। ओ अच्छा, ये एल्कोहल है, आपको तुरंत आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन जब इसने मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O दिया तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाई ए, आइडेंटिफाई हो चुका, क्या है वो? एथेनॉल है। आगे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बहुत आसान है। 2 कार्बन है, ये बना दिया। 2 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन बचे? 2। एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इधर क्या करना है? एक ऑक्सीजन जोड़ना है, इधर क्या जोड़ना है? एक हाइड्रोजन जोड़ना है। तो इस तरह से ये आपका बन गया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बहुत आसान से बना सकते हैं। कैसे बनाना है देख लेते हैं। तो सिंपल सा है भैया, 1 कार्बन, 2 कार्बन, इसके साथ ये ऑक्सीजन, इसके साथ ये हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो 1 2 3। बीच वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 1 2, और सभी सिंगल बॉन्डेड, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो यह बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन कहता है गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनी 2 होमोलॉगस ऑफ ए के कोई होमोलॉगस बताना है। तो सिंपली है आपके सामने जैसे लिखा हुआ है C2H5OH, होमोलॉगस बताना है। तो C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH, C6H13OH, कोई भी है, सब में आपको CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, आप चेक कर लीजिए। तो ये आपके होमोलॉगस हो गए, कोई भी 2 बता देना है, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ये फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसका आंसर हमने बहुत बारीकी से दे दिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गैस ए, कोई गैस है जिसको हम ए से आइडेंटिफाई करते हैं, फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के सबसे अपर लेयर में पाई जाती है, एंड इज डायरेक्टली पोजिशन बट इज एसेंशियल फॉर द ऑल लिविंग बींग्स, एंड द अमाउंट ऑफ दिस गैस स्टार्टेड डिक्लाइन शार्पली इन द 1980s। आपको कहता है कि एटमॉस्फेयर के सबसे अपर लेयर में एक गैस पाई जाती है जो कि बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, लेकिन इसके बाद भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसका जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे डाउन होने लगा, कब से? 1980s से। आप क्वेश्चन कहता है कि आइडेंटिफाइड गैस ए, गैस ए कौन सी है? तो बहुत सिंपल सा है, गैस है आपकी O3 यानी ओजोन। ठीक है, आगे कहता है कि फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ द सॉरी आइडेंटिफाइड द गैस ए, हाउ इज फॉर्म द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। हायर लेवल कैसे फॉर्म होता है? तो आपको पता है कि 21% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से वहां पर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, और फर्दर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर O3 फॉर्म कर देता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इज द एसेंशियल फॉर द लिविंग बींग्स, क्यों जरूरी है? तो आपको पता है कि जो ओजोन्स होता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होते हैं सन से आते हैं, उसको रोकने का काम करती है। आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, जिसकी वजह से ओजोन उसको रोकने का काम करती है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या रीजन है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में धीरे धीरे कम हो रही है? तो उसका रीजन है आपके सामने क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये एक गैस होती है जो कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, AC में यूज की जाती है, जो कि इस ओजोन गैस को धीरे धीरे समाप्त कर रही है, पॉल्यूटेड हो रही है। तो ये 2 रीजन आपको यहाँ पर दे सकते हैं।
अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों की मार्किंग 4 मार्क्स ही रहने वाली है। तो साइल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ genes and he crossed tall pea plant TT and short pea plant TT and obtained all the plants in F1 generation। तो बहुत सिंपल है, आपने बायोलॉजी में बहुत कायदे से इसको पढ़ा भी होगा कि अगर आपके पास TT यहाँ पर है और यहाँ पर स्मॉल टी है, तो जब इनको आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो आपका क्या फॉर्म होने वाला है, स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो क्वेश्चन भी आपका यही पूछ रहा है, व्हाट विल बी द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। तो F1 में जनरेशन आपकी क्या मिलेगी, ये, जिसका आपको 1 मार्क्स मिलने वाली है। इसके बाद यहीं पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, गिव द रीजन वन ओनली टाल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन एन स्प्लिट। तो आपको रीजन बताना है कि टाल प्लांट्स कैसे पाएंगे। तो सिंपल सा है कि इसका रीजन ये है कि ट्रेट लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट एंड व्हाइल दोज आर द बिहेव लाइक टी आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, ये आपका इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन F1 प्लांट्स वेयर सेल्फ पॉलिनेटेड, ए टोटल नंबर ऑफ 800 प्लांट्स वेयर प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी ऑफ दीज वुड बी टॉल एंड मीडियम एंड हाइट। 60 प्लांट। तो सिंपल सा है कि अगर 800 हैं तो उनमें से 600 जो प्लांट्स होंगे वो आपके टाल होंगे, जबकि 200 जो प्लांट्स होंगे वो आपके स्मॉल होंगे, जिनकी आपकी 1 मार्क्स की मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि 800 प्लांट्स से रिप्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें आपके 400 टाल्स होंगे, 400 सार्ट्स होंगे, यानी 50-50% रहेंगी F1 पोजीशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि अंसारी सर वाज डिमॉन्स्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट इन द क्लास विद द सेटअप एज शोन इन द फिगर बिलो। अ magnet is attached to the spring. The magnet can go in the out of the स्टेशनरी क्वाइल। मैं आपको सबसे पहले फिगर दिखा देता हूँ क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन में ये आपका एक स्टैंड है, स्टैंड में आपका एक स्प्रिंग लगी हुई है, स्प्रिंग से आपका एक मैग्नेट लगा हुआ है और यहाँ पर आपका स्टेशनरी क्वाइल है जो कि आपका गैल्वेनोमीटर से अटैच्ड है, और ये जो मैग्नेट है ये ऊपर नीचे आसानी से आ जा सकता है। ये आपका एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया व्हाट इज द प्रिंसिपल विच अंसारी सर इज ट्राइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि when will be observed when the magnet start oscillating through the coils, explain the reason behind this observation। तो सिंपल सा रीजन है कि there will be the induced current in the coil due to the relative motion between the magnets and coil and changing in the magnetic fields around the coils generate induced current, और जिसकी वजह से जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो आपका रिफ्लेक्ट होता है। आई क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द सिचुएशंस वेयर द मैग्नेट गोज इन द आउट ऑफ कॉइल and state 2 changes which could be made to increase the deflections of the galvanometer। तो दो रीजन कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका जो मैग्नेट है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए और दूसरा जो कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स है वो बढ़ा दिया जाए, तो आपका जो रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये दोनों रहे आपके इस क्वेश्चन के आंसर। तो ये रहा क्वेश्चंस पेपर, सिंपल पेपर, जिसका सॉल्यूशन अभी हमने डिस्कस किया, जिसकी मार्किंग स्कीम्स को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। तो आप यदि अभी इस क्वेश्चन पेपर, इस सिंपल पेपर के माध्यम से समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें क्वेश्चन पेपर के आंसर को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से हमें इसको आइडेंटिफाई करके आंसर देना है, यदि ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई है तो आपको कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी डाउट है, तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को, डाउट को क्लियर करने। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, निसंकोच आप बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, आपको पसंद आता है, आपके मतलब का लगता है, तो आप वीडियो को लाइक करते हैं, आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए। और हमारा उद्देश्य है कि जो आपका टारगेट है, जिस टारगेट के लिए आप हमारे वीडियो तक पहुंचे हो, आप देख रहे हो, आपको फायदा मिल रहा है, तो नो डाउट आपका जो टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। बस आप इसी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगे रहिए, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। बस धैर्य बनाए रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही होंगे, ये तय है, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग में बिल्कुल भी ना लाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करते हैं कुछ नया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।